गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब लास्ट का 3 टॉपिक बचा है सॉलिड स्टेट में, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्या है कि आप कोई भी चीज परफेक्ट नहीं बना सकते, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं कर सकते हो। यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि एंट्रोपी तो जनरेट हो ही जाएगा, परफेक्ट कुछ हो नहीं सकता है। एफिशिएंसी कभी 100% नहीं हो सकता है और इम्परफेक्शन भी पॉसिबल नहीं है कि टोटली कोई चीज इम्परफेक्ट रहे, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी एफिशिएंसी 0 भी नहीं हो सकता, बीच में रहेगा। तो यही है कि सॉलिड जब बनेगा तो परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो रहेगा ही। यानी कि हम चाहते थे कि सारा अरेंजमेंट हर जगह सेम हो, क्रिस्टलाइजेशन जैसा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट डिफरेंट आ ही जाएगा। और जो डिफरेंट अरेंजमेंट रहेगा कि भाई ये मेरा अरेंजमेंट चल रहा था, ये मेरा अरेंजमेंट होना चाहिए था पूरे क्रिस्टल में, और कहीं पे भी डिफरेंस अगर आ रहा है तो उसको बोलेंगे इम्परफेक्शन, चाहे क्रिस्टल डिफेक्ट। तो चालू करते हैं। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड का मतलब क्या है? क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं उसको। और ये तब होगा जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को या तो आप फास्ट करो चाहे मॉडरेट रेट पे करो। यानी कि इम्परफेक्शन आएगा अगर आप बहुत तेजी से क्रिस्टलाइजेशन कर दिए चाहे मध्यम से किए। आप अगर बहुत ज्यादा प्रोसेस स्लो कर दो, एक्सट्रीमली स्लो रेट में भी अगर क्रिस्टलाइजेशन करोगे तो सिंगल क्रिस्टल फॉर्म्ड होगा, लेकिन ये सिंगल क्रिस्टल भी टोटली तरह से फ्री ऑफ डिफेक्ट नहीं होगा। तो सिंगल क्रिस्टल का मतलब क्या होता है कि एकदम परफेक्ट सॉलिड, जो अरेंजमेंट है टोटली का टोटली स्पेस लैटिस में सेम अरेंजमेंट रहेगा तो उसको बोलते हैं सिंगल क्रिस्टल। यानी कि एक ही अरेंजमेंट पूरे के पूरे क्रिस्टल में रहेगा तो उसको बोलते हैं सिंगल क्रिस्टल। नहीं तो फिर पॉलीक्रिस्टलाइन हो जाएगा कि हाँ ठीक है, रिपीटेड पैटर्न्स है लेकिन एक गुच्छा जैसा, कि एक पैटर्न, 2 पैटर्न, 3 पैटर्न, ये 3 पैटर्न का ही रिपीटिशन हर जगह है, लेकिन सिर्फ एक ही पैटर्न का रिपीटिशन हर जगह रहे तो उसको बोलते हैं सिंगल क्रिस्टल। तो सिंगल क्रिस्टल बनाने के लिए आपको एक्सट्रीमली स्लो रेट चाहिए, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो रेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक्सट्रीमली स्लो रेट पे भी अगर बनाओगे तो भी सिंगल क्रिस्टल में भी डिफेक्ट आएगा ही आएगा, फ्री ऑफ डिफेक्ट्स नहीं हो सकता। यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब है ये जो डिफेक्ट है वो क्या है? इरेगुलरिटी है। जो अरेंजमेंट आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट था, उस रेगुलर अरेंजमेंट में जो डिफरेंसेस आ रहा है, इरेगुलरिटी है, उसी को बोलते हैं डिफेक्ट। कितना टाइप का डिफेक्ट हो सकता है? तो 2 टाइप का डिफेक्ट होता है, एक को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट और दूसरे को बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है किसी एक लैटिस पॉइंट पे अगर अरेंजमेंट डिफरेंट है तो उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। अगर पूरा का पूरा लैटिस पॉइंट का एक लाइन ही है कि एक लाइन ऑफ लैटिस पॉइंट है, उसमें डिफेक्ट है, यानी कि वो इरेगुलरिटी शो कर रहा है कि जो अरेंजमेंट होना चाहिए था उस अरेंजमेंट से डिफरेंट है पूरा का पूरा लाइन, तो उसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है? इरेगुलरिटी और डिविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन आइटम इन ए क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस। और जो लाइन डिफेक्ट है वो इरेगुलरिटी या डिविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट है, लेकिन पूरे रो में या बोलो तो पूरे कॉलम में। और यही जो डिफेक्ट है उसको बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। अब लाइन डिफेक्ट में 2 टाइप का है, एज डिसलोकेशन नहीं तो स्क्रू डिसलोकेशन। लेकिन एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन यानी कि पॉइंट डिफेक्ट हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, हम लोग को पढ़ना, हम लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़ना है, यानी एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन नहीं पढ़ना है, पढ़ना है हम लोग को पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है? आइडियल अरेंजमेंट से जो डिफरेंट है, इरेगुलरिटी है, वो किसी एक लैटिस पॉइंट पे है। तो कितना टाइप का हो सकता है पॉइंट डिफेक्ट? तो 3 टाइप का होता है, स्टोइकियोमेट्री, इम्प्योरिटी और नॉन स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जो रेशियो में आपका है, मान लो कंस्टिट्यूएंट का जो रेशियो है, जैसे मीथेन है CH4, तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट का रेशियो है वो है 1:4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो हो गया CH4 का। तो पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है? स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में कोई फर्क नहीं आता, यानी कि जो रेशियो है वो ही बरकरार रहेगा। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब कोई एक्सटर्नल आप फॉरेन मटेरियल अगर उसमें आ जाए क्रिस्टल में,
कि जिसका क्रिस्टल बना हुआ है उस क्रिस्टल से डिफरेंट अगर कोई फॉरेन मटेरियल आ जाएगा तो उसको बोलेंगे इम्प्यूरिटी। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है कि जिस डिफेक्ट के कारण स्टोइकोमेट्रिक रेशियो बदल जाए उसको बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी कि उस डिफेक्ट के कारण स्टोइकोमेट्रिक रेशियो सेम नहीं रहेगा। तो अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है कि जो डिस्टर्ब नहीं करता है, स्टोइकोमेट्रिक जो सॉलिड का स्टोइकोमेट्री है, जो रेशियो है उसको जो डिस्टर्ब नहीं करे उसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, डिस्टर्ब नहीं करने वाले को। अब ये क्या है, इंट्रिंसिक है या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलते हैं, यानी कि ये डिपेंड करता है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस नहीं था, आप उसको एक्सट्रीमली स्लो कर रहे थे, एक्सट्रीमली फास्ट कर रहे थे, तो थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट है, हीट पे डिपेंडेंट है ये सब डिफेक्ट। इंट्रिंसिक है यानी कि नेचर ऑफ द बॉडी से एसोसिएटेड है, जिस टाइप का आपका सॉलिड है उस टाइप का इसका नेचर रहता है इन सब डिफेक्ट का। ये दो टाइप का है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब है कि लैटिस पॉइंट पे जो बेसिस या मेटिफ होना चाहिए था, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होना चाहिए था, अगर वो नहीं रहे तो उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अब इससे क्या होगा, अगर जो एटम है वही अगर मिसिंग है लैटिस से, तो वॉल्यूम सेम है लेकिन मास घट गया है, तो यानी कि डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वैकेंसी हुआ यानी एटम नहीं है। तो एटम अगर नहीं रहेगा तो मास डिक्रीज कर जाएगा, तो मास अगर डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉलिड का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, रिजिड है वो। तो ये है वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपना साइड छोड़ के इंटरस्टिशियल में चला जाएगा, तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टिशियल में। यानी कि इंटरस्टिशियल का मतलब जो एटम्स के बीच का जो गैप है उस गैप को बोलते हैं इंटरस्टिशियल। तो अपना अगर पोजीशन छोड़ के इस गैप में चला जाए तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है अगर वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चले गया और साथ में और भी पोजीशन ऑक्यूपाई है तो इससे क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अब ये वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये सिर्फ नॉन आयनिक सॉलिड शो करता है, यानी कि कोवेलेंट सॉलिड या मेटालिक सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड लिखा हुआ है, मेटालिक सॉलिड भी शो करेगा। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये शो करता है कोवेलेंट सॉलिड चाहे मेटालिक सॉलिड। जो आयनिक सॉलिड शो करेगा वो है फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। और ये जो फ्रेंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा। हमेशा कोई भी डिफेक्ट रहेगा वो डिफेक्ट हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को हमेशा मेंटेन रखेगा, क्योंकि जो भी आपका कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होना चाहिए, ना पॉजिटिव होना चाहिए ना नेगेटिव होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहता है। और ये जो है वैकेंसी और इंटरस्टिशियल वो शो करता है कोवेलेंट सॉलिड या मेटालिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड शो करेगा फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट, और इससे भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है और साथ में वैकेंसी डिफेक्ट है, दोनों है। यहां पर से हो क्या रहा है कि जो कैटायन है वो अपना साइड छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला जा रहा है। तो अब कैटायन अपना पोजीशन अगर छोड़ेगा तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गया और साथ में इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया था, यानी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हो गया। अब डिसलोकेट किया है कैटायन, क्योंकि अपना पोजीशन छोड़ के दूसरा पोजीशन पर गया तो डिसलोकेशन हुआ है, तो इस इफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। यानी कि फ्रेंकल डिफेक्ट जो है वो क्या है, इंटरस्टिशियल प्लस वैकेंसी डिफेक्ट है, और इसलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। और ये शो करता है वो आयनिक सॉलिड जिसमें कि साइज ऑफ आयंस में काफी डिफरेंस रहे, यानी कि कैटायन बहुत छोटा है और एनायन बहुत बड़ा रहे, तो ये शो करेगा फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट सिर्फ वैकेंसी डिफेक्ट है, यानी कि जो भी कैटायन और एनायन है उसमें से कैटायन गायब हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है तो कैटायन गायब होगा तो एनायन को भी गायब होना पड़ेगा। तो वही चीज है कि अगर कैटायन गायब हुआ तो एनायन भी गायब हो जाएगा, और इससे क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। कभी भी अगर शॉर्टकी डिफेक्ट हुआ तो इसमें डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन फ्रेंकल डिफेक्ट में
डेंसिटी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे वैकेंसी डिफेक्ट था, तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या है, डेंसिटी डिक्रीज करता था। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज करता था। फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और शॉर्टकी डिफेक्ट में फिर से वैकेंसी डिफेक्ट है यानी डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। शॉर्टकी डिफेक्ट जो है वो उन आयनिक सॉलिड में शो होता है जहां पे कि कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर रहे। तो कैटायन और एनायन का साइज अगर ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा तो वो शो करता है शॉर्टकी डिफेक्ट। अब ये जो वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये सब जो है वो सब क्या था, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो था, यानी स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट था, यानी कि स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में कोई अंतर नहीं पड़ता था। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब आपके क्रिस्टल में अगर कोई फॉरेन मटेरियल आ जाए तो उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यानी कि अगर मान लो आपका NaCl का क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में Na हटा के, Na का केटायन हटा के Sr2+ यानी कि स्ट्रोंटियम आ गया। तो अगर स्ट्रोंटियम आ गया तो इसका चार्ज है 2+, यानी कि अगर एक Sr2+ आया तो Na 2 गायब हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। फॉरेन मटेरियल आया और फॉरेन मटेरियल के कारण 2 सोडियम को हटना पड़ गया, क्या कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करना है। तो ये है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, कि जब फॉरेन मटेरियल्स आ जाए तो उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी कि जब स्टोइकोमेट्रिक रेशियो आपका बदल जाए तब फिर बोलते वो जो डिफेक्ट होगा वो क्या रहेगा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये जो डिफेक्ट है वो 2 टाइप का है। एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस तब हो सकता है या तो कैटायन आपका ज्यादा रहे या एनायन कम रहे, ठीक है। तो मेटल एक्सेस तब हो सकता है जब एनायनिक वैकेंसी रहे या एक्स्ट्रा कैटायन रहे, तब क्या होगा, मेटल एक्सेस। क्योंकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कैटायन बनाता है। तो यानी कि एनायन अगर कम रहे तो भी मेटल एक्सेस, और अगर कैटायन ज्यादा रहे तो भी मेटल एक्सेस। तो अगर एनायनिक वैकेंसी वाला रहे, यानी कि एनायनिक वैकेंसी के कारण मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो रहा है, तो उसका एग्जांपल दिया हुआ है NaCl का। तो NaCl को क्या है, गर्म कर रहा है, NaCl को हीट किया है उस इन्वायरमेंट में जिसमें कि सोडियम वेपर पहले से था। तो सोडियम वेपर अगर पहले से रहेगा तो क्रिस्टल के ऊपर सोडियम का 1-2 एटम आके कंडेंस कर जाएगा, बैठ जाएगा। अब जो सोडियम का एटम बैठेगा तो नीचे से जो Cl- है वो Cl- अपना पोजीशन छोड़ के चला जाएगा Na को सोडियम के पास, सोडियम एटम से रिएक्ट करने के लिए, जो कि सरफेस पे आके बैठा हुआ। अब Na जाएगा, जब सोडियम एटम के पास Cl जो है, क्लोरीन जो है, Cl- एनायन जाएगा सरफेस पे Na के पास, उसके साथ NaCl बनाएगा। अब Na भी बदल जाएगा Na+ पे, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन जाके बैठ जाएगा Cl-1 जहां से हटा था, यानी कि एनायनिक वैकेंसी पे। अब जो एनायनिक वैकेंसी, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो ऑक्यूपाई करता है, इसी को बोलते हैं F सेंटर। यानी वो एनायनिक जो वैकेंसी था वहां पे इलेक्ट्रॉन आके अगर बैठ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वही सोडियम में लाके बैठा है, क्योंकि Na जब Na+ बना तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन जाके बैठ गया एनायनिक वैकेंसी पे और ये बनाया F सेंटर। और इसी F सेंटर के कारण कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करेगा। कहीं कभी उस पर लाइट अगर पड़ा तो E=h है, ठीक है, जिसका न्यू का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी, और ये है प्लैंक कांस्टेंट h। तो एनर्जी जो भी रहेगा, तो जिस टाइप का फ्रीक्वेंसी रहेगा, काहे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके पहले एक हाई पोजीशन पे जाएगा, हाई एनर्जी पे, फिर हाई एनर्जी से फिर लो एनर्जी पे आएगा वापस। तो जब लो एनर्जी पे वापस आएगा तो कुछ एनर्जी लिबरेट करेगा, और वही एनर्जी जो लिबरेट करता है वो कलर के रूप में दिखता है। तो यही F सेंटर क्या करता है, इम्पार्ट करता है कलर। यही कलर को जो दिखाएगा क्रिस्टल वो आता है F सेंटर के कारण, यानी कि एनायनिक वैकेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई किए हुआ है, ताकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट पे जाएगा, फिर हायर स्टेट से फिर लोअर स्टेट पे आएगा, तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और वो रेडिएट जो करेगा वही कलर आता है। फिर है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस एट द इंटरस्टिशियल साइट्स। तो इसके एग्जांपल में जैसे ZnO+,
तो ZnO प्लस को आप हीट किए, बनाया Zn2 प्लस, साथ में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकला और 2 इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये जो है, जब ऑक्सीजन निकला और 2 इलेक्ट्रॉन भी निकला, तो यानी कि जिंक क्या है, अब एक्स्ट्रा केटायन मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो क्रिस्टल है उसमें एक एक्स्ट्रा केटायन Zn2 प्लस भरा हुआ है। क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से अपना एनायनिक वैकेंसी पे जाके बैठ जाएगा, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा। निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से जाके बैठ जाएगा एनायनिक वैकेंसी पे, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन जाके एनायनिक वैकेंसी पे बैठा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा, बस केटायन आपका ज्यादा हो गया। तो जब केटायन ज्यादा होता है तो इसको बोलते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायंस। फिर एक्स्ट्रा केटायंस हो गया तो यानी कि Zn1 प्लस एक्स, जितना भी एक्स वैल्यू आपको इस केटायन का मिला वो हो जाएगा Zn1 प्लस एक्स और O। तो ये है मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायंस। अब है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। सेकेंड पॉइंट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। अब है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, यानी मेटल ही कम रहे, जितना मेटल होना चाहिए था उस मेटल से कम है। तो ये शो करता है ट्रांजिशन। अगर आपका जो क्रिस्टल बना हुआ है और क्रिस्टल में ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट शो करेगा वेरिएबल वैलेंसी, यानी कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो जैसे आयरन का है तो आयरन 2 प्लस भी शो कर रहा है और 3 प्लस भी शो कर रहा है। तो जैसे FeO है, तो FeO में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आयरन का वो है 2 प्लस, लेकिन जो क्रिस्टल बना है उसमें 3 प्लस का भी आयन है, 3 प्लस का भी आयन है। तो जो 3 प्लस का आयन रहेगा तो वो 2 प्लस के आयन से ज्यादा चार्ज पे है, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा उसके कारण से कम कैटायन का जरूरत पड़ेगा क्रिस्टल को न्यूट्रल करने के कारण। तो इससे क्या होगा, मेटल डिफिशियंसी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि जो FeO है हम लोग को जो मिलता है नेचर में, वो मिलता है Fe0.93O, यानी कि आयरन का केटायंस आपको सिर्फ 0.93 ही मिल रहा है, जो कि हम रख रहे थे 1, लेकिन हमको मिल रहा है 0.93 या 0.96। तो ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि Fe2 प्लस के साथ साथ Fe3 प्लस भी है। अब है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी जो है वो हाईएस्ट रहता है, उल्टा लिखा गया यहाँ पे, उल्टा लिखा गया, इसको चेंज करना है। कंडक्टिविटी हमेशा इंसुलेटर का सबसे कम होता है, फिर सेमीकंडक्टर का और उसके बाद कंडक्टर का। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है गलती हो गया, इसको चेंज कर लेना है। कंडक्टिविटी इंसुलेटर का सबसे कम, उसके बाद सेमीकंडक्टर और सबसे लास्ट में कंडक्टर। इसको चेंज कर लेना है। कंडक्टिविटी क्या है, बढ़ते जाएगा। इंसुलेटर का सबसे कम, फिर सेमीकंडक्टर और बाद में कंडक्टर। इसको चेंज कर लेना है। ये इधर से बढ़ते हुए दिखा रहा है, उल्टा साइड में बढ़ेगा। इंसुलेटर से ज्यादा सेमीकंडक्टर का और सेमीकंडक्टर से ज्यादा कंडक्टर का। चेंज कर लेना है इसको। जो लेस देन का साइन है उसको एक ग्रेटर देन का साइन कर लेना है अपोजिट साइड में। फॉर्मूला जो याद रखने का चीज बस वही है, क्या वैल्यू याद रखने का नहीं है कंडक्टिविटी कितना है, बस आप ये जान कर रखिए कि क्या है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है, अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी क्या है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टिविटी का यूनिट आएगा वो ओम मीटर है, तो कंडक्टिविटी इसका उल्टा है, तो इसलिए कंडक्टिविटी का जो यूनिट है वो पर ओम पर मीटर है। ठीक है। अब एक कंडक्टिविटी होता क्यों है, कोई भी कंडक्टिंग रहेगा क्यों, कोई भी मटेरियल कंडक्टिंग है क्यों। तो कंडक्शन क्या है, हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो मेटल्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही। जो आयनिक सॉलिड्स है उसमें आयंस रहता है, तो आयंस होने के कारण उसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसी कारण से कंडक्टिविटी होता है। तो वो मेटालिक सॉलिड्स के पास भी है और आयनिक सॉलिड्स के पास भी है। कोवेलेंट सॉलिड्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो इंसुलेटर रहता है। होता कैसे है भाई, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पहला चीज तो ये है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रहता है,
लेकिन हायर एनर्जी स्टेट का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल का ही इलेक्ट्रॉन है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन से थोड़ा हायर एनर्जी पे रहता है, कंडक्शन बैंड में रहता है, इसी कारण से वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंडक्शन बैंड क्या है, तो जो भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है वो बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप का रहेगा, एक है वैलेंस बैंड और दूसरा रहेगा कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड का एनर्जी ज्यादा है, तो कंडक्शन बैंड जनरली अनऑक्यूपाइड रहता है। तो अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैपिंग रहे तो वो हो जाएगा मेटल का केस, यानी कि कंडक्टर का केस। अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैपिंग रहे तो वो हो जाएगा कंडक्टर का केस। अगर दोनों के बीच में छोटा सा गैप रहे तो वो रहेगा सेमीकंडक्टर का। अगर बहुत ज्यादा गैप है तो रहेगा इंसुलेटर का। जैसे इस पॉइंट को देखा जा सकता है कि ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। तो अगर ओवरलैपिंग रहे तो मेटल है, अगर बहुत ज्यादा गैप रहे तो इंसुलेटर है, और बहुत कम गैप रहे तो सेमीकंडक्टर है। अब सेमीकंडक्टर में क्या है, गैप छोटा है, तो ये सब जो है सेमीकंडक्टर में जो है, तो इसमें क्या है, सेमीकंडक्टर में आप अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो कुछ जो है वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में चल जाएगा, तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। तो ऐसा कंडक्टर जो रहता है उसको बोलते, ऐसा जो सेमीकंडक्टर है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि थर्मोडायनेमिक सेमीकंडक्टर। कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन ये जो कंडक्टिविटी हमको मिलता भी है वो बहुत कम मिलता है। तो कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, बहुत कम है फॉर प्रैक्टिकल यूज। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कुछ इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ इम्प्यूरिटी बढ़ाते हैं। और ये जो इम्प्यूरिटी बढ़ाने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं डोपिंग। तो इम्प्यूरिटी बढ़ाने का दो तरीका, या तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटी डालिए और नहीं तो इलेक्ट्रॉन इनरिचिंग इम्प्यूरिटी डालिए, जिसके कारण से दो टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप एंड एन टाइप। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी डालें, यानी कि जैसे अभी क्या है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो ग्रुप 14 का है। ग्रुप 14 का मतलब है उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर ग्रुप 15 का एलिमेंट आप मिला, यानी कि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा ग्रुप 15 वाले को, इसके साथ अगर मैच किया है तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ग्रुप 15 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो अगर इसका इम्प्यूरिटी रहा तो इसका 5 का 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ वैलेंस के साथ बॉन्डिंग बना देगा। ग्रुप 14 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ इसका 5 में से 4 का हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो डीलोकलाइज्ड रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के जैसा काम करेगा, जिसके कारण से कंडक्टिंग रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी डालते हैं तो उसको बोलते हैं एन सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर 13 एलिमेंट का है कि 14 है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें अगर 15 एलिमेंट मिला है ग्रुप 15 का तो इलेक्ट्रॉन रिच बना। अगर ग्रुप 14 में ग्रुप 13 का एलिमेंट मिला, यानी कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा और ग्रुप 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ 3 का बॉन्डिंग हो पाएगा, बाकी एक जो उसका बच गया इंट्रिंसिक वाले का, चाहे सिलिकॉन रहे चाहे जर्मेनियम रहे, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया अनपेयर्ड। तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करेगा तो वैकेंसी क्रिएट होगा, जिस वैकेंसी को बोलते हैं हम लोग होल। इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को बोलेंगे होल। तो अब यही होल फिर मूव करना चालू करेगा, क्या कि मूव तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन है, मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। आप जब भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपको लगेगा होल मूव कर रहा है, ठीक है। और इस टाइप का जो सेमीकंडक्टर रहता है उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा पॉजिटिवली चार्ज के प्लेट में, लेकिन आपको लगेगा कि होल्स मूव कर रहा है नेगेटिव चार्ज प्लेट के साइड। अब एप्लीकेशन के एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर कहाँ यूज होता है, तो एक तो डायोड बनाने में यूज होता है और दूसरा ट्रांजिस्टर बनाने में यूज होता है। और ये सब का यूज क्या है कि डायोड और ट्रांजिस्टर का यूज कहाँ है, तो फिर क्या है, इससे ट्रांजिस्टर बनता है, रेक्टिफायर बनता है, एम्पलीफायर बनता है, यानी कि ये सिग्नल को डिटेक्ट भी करता है
एम्पलीफाई भी करता है, यानी मैग्नीट्यूड बढ़ा भी दे सकता है, एम्पलीट्यूड बढ़ा भी दे सकता है। एम्पलीफाई का मतलब तो डिटेक्ट भी करता है, एम्पलीफाई भी करता है और साथ में रेक्टिफाई भी करता है, यानी कि एसी को डीसी भी बदलता है। तो ये सब चीज है डायोड का यूज, डायोड और ट्रांजिस्टर का। तो सेमीकंडक्टर का यूज होता है डायोड बनाने में और ट्रांजिस्टर बनाने में, जिसका की यूज होगा डिटेक्शन में, एम्पलीफिकेशन में और रेक्टिफिकेशन में। लास्ट पॉइंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है कि वो भी आ रहा है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन अगर स्टैटिक है तो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में है तो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी। यानी कि चार्जेज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन चार्जेज अगर मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। अभी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो हर एक सब्सटेंस शो करता है, कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। और इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसका ओरिजिन इलेक्ट्रॉन के कारण ही है। क्यों? क्योंकि मोशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठा हुआ नहीं है, मोशन में है ही। कौन दो टाइप का मोशन है इलेक्ट्रॉन के पास? तो एक तो ऑर्बिटल मोशन है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पहला मोशन। दूसरा है कि अपने एक्सिस के अराउंड भी वो स्पिनिंग कर रहा है, अपने एक्सिस पे भी पूरा रिवॉल्व कर रहा है, स्पिनिंग कर रहा है, तो ये भी मोशन है। अब ये दोनों मोशन जो है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट, और उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको कि हम लोग नापते हैं बोर मैग्नेटॉन में। ताकि बहुत छोटा सा है तो हम लोग नापते हैं इसको बोर मैग्नेटॉन में, 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब ये हो गया आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कहां से आया एम्पियर मीटर स्क्वायर? कहे कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आई इंटू ए होता है, तो आई को एम्पियर में नापे करंट को, और ये ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो मीटर स्क्वायर। अब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है पैरामैग्नेटिक, दूसरा है डायामैग्नेटिक, तीसरा है फेरोमैग्नेटिक, फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक और लास्ट में फेरीमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक है, डायरेक्ट अपोजिट है एक दूसरे का। पैरामैग्नेटिक का मतलब वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्टेड रहे तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अब ये पैरामैग्नेटिक आता कैसे है? तो प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो शो करेगा पैरामैग्नेटिज्म। तो इसका एग्जांपल दिया हुआ है ऑक्सीजन, कॉपर का 2+, फिर Fe3+ और Cr3+। तो ये सब जो है वो पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाएगा तो जिस डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट उसी डायरेक्शन में बदल जाएगा। डायामैग्नेटिक इसका उल्टा है, यानी कि ये वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसका सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड था कि प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास क्या है? सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर नहीं है। तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करता है, तो कैंसिल करने के कारण इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट नहीं रहेगा, वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यानी कि आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो इसका मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन का आ जाएगा। जैसे इसमें सेम डायरेक्शन होता था, इसका मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन का हो जाएगा। अब है फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड है, कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाएगा उस मैग्नेटिक फील्ड से। इसका जो डोमेन रहेगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट का डोमेन है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो था, जिसके कारण कई एटॉमिक ऑर्बिटल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बना है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो डोमेन है, तो ऐसे तो आप अगर नॉर्मल स्टेट में देखो कि भाई कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा है, तो इसका डोमेन जो है वो सारा रैंडमली ओरिएंटेड रहता है, जिसके कारण से मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल रहेगा। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो सारा जो डोमेन है, इसका मैग्नेटिक डोमेन है, वो ओरिएंट कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से। तो इसी कारण से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आप अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दोगे तो भी जिस डायरेक्शन का अलाइनमेंट हो चुका था मैग्नेटिक मोमेंट का, वही अलाइंड रह जाएगा। इसी कारण से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम लोग परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं।
यही है फेरोमैग्नेटिज्म। अब इसका उल्टा है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है कि इसका जो डोमेन है वो इस टाइप से हो जाता है कि आप जो भी मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उसको पूरा पूरी कैंसिल कर देगा। तो पूरा पूरी कैंसिल इसलिए करेगा क्योंकि आधा जो रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंड हो जाएगा और बाकी जो आधा रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा। तो पूरा मूवमेंट कैंसिल हो गया, आधा जा रहा है इस डायरेक्शन में, आधा जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा वो जीरो हो जाएगा एंटी फेरो में। तो जीरो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। तो इसको आप एंटी फेरोमैग्नेटिक को कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड सारा जीरो आएगा। इनसाइड द एंटी फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल रहेगा उसमें मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आएगा। अब है फेरी मैग्नेटिज्म। तो फेरी मैग्नेटिज्म में क्या है, उसमें आधा 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 कि आधा लोग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हो जा रहा है और आधा लोग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हो जा रहा है। अगर ये नंबर अनइवन रहे कि आधा आधा नहीं रहे तब जो शो करता है वो है फेरी मैग्नेटिज्म। तो इसमें क्या है कि अनइक्वल नंबर में लोग पैरेलल टू द मैग्नेटिक मोमेंट और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अगर रहे अनइक्वल नंबर में, तो फिर क्या होगा, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर क्या है, वीकली अट्रैक्टेड, यानी कि बनता ये पैरामैग्नेटिज्म जैसा ही है। तो ये है वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा सब्सटेंसेस जो है अगर उसको आप हीट करो तो अगर फेरी मैग्नेटिज्म को लूज भी करेगा तो बदल जाएगा पैरामैग्नेटिक में। तो यही है फेरी मैग्नेटिज्म। अब ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट तो वो वही चीज है कि जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है उसका रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। ये सब डायरेक्शन आपको दिखा दिए गए हैं। तो जो ए है वो क्या है, फेरोमैग्नेटिक, यानी कि सारा मैग्नेटिक मोमेंट जिस डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड लिखा है उस डायरेक्शन में हो गया। ये जो बी है वो क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, कि आधा लोग एक डायरेक्शन में है और बाकी आधा लोग अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। ये थर्ड जो है वो फेरी मैग्नेटिज्म है, यानी कि अनइक्वल नंबर में, कुछ लोग ऊपर में है कुछ लोग नीचे में है, लेकिन ज्यादा लोग ऊपर में ही है, यानी अलोंग द डायरेक्शन में ही है। इसी कारण से पैरामैग्नेटिक बन रहा है, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो ऐसे करके सॉलिड स्टेट भी खत्म हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन।